हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कल्याण सिंह अपने यूट्यूब चैनल केएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के फिजिक्स सब्जेक्ट पर, ठीक है, जिसमें आपकी शुरुआत से आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स पार्ट 1 की, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें क्लास 12, ठीक है। तो क्लास 12 की फिजिक्स पार्ट 1 यानी कि फिजिक्स का पार्ट 1, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये आपके इंटरमीडिएट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ आप एनडीए डिफेंस की तैयारी करते हैं, जीमेंस या नीट की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम पूरे लेवल को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं फिजिक्स पार्ट 1 में, जो आपकी पहली यूनिट है। यूनिट 1 वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। यानी कि इससे बोलेंगे वैद्युत स्थितिकी, ठीक है। वैद्युत स्थितिकी, तो वैद्युत क्या है? ये आवेशित वस्तुओं का एक गुण है, यानी कि वस्तुओं के आवेशित होने के गुण को क्या कहते हैं? हम वैद्युत कहते हैं। और ये जो आवेश है, आवेश किस अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में होगा। तो हम स्थिर अवस्था के बारे में जिस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे उसे कहेंगे हम क्या? वैद्युत स्थितिकी, ठीक है। जिसमें आपका पहला जो चैप्टर रहेगा चैप्टर 1, वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यानी कि हम बात करेंगे, तो ये आपके चैप्टर है जो हिंदी में वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश व क्षेत्र। यानी कि हमें स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है इस यूनिट के अंतर्गत, और उसके कारण जो उत्पन्न क्षेत्र होता है उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वैद्युत आवेश क्या है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वैद्युत क्या है। तो वस्तुओं के आवेशित होने के गुण को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत कहते हैं, ठीक है ना। तो अब वैद्युत आवेश क्या है, तो इसकी बात समझ लीजिए। तो वैद्युत आवेश क्या है? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, तब इसे ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। यानी कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? हम आवेश कहते हैं। जिसके हम बात करें, तो पहले तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए ये वैद्युत आवेश, ठीक है। वैद्युत आवेश, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है हमें। वैद्युत आवेश के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ध्यान रखना, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को क्या बोलते हैं? हम आवेश बोलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि हम बात करें, एक वस्तु ये है, ठीक है, और दूसरी वस्तु ये है। जब इन दोनों वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, इनको आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो रगड़ने पर घर्षण के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि हमने रगड़ा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस पर जा रहे हैं? इधर जा रहे ए बी पर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, इस तरीके से चल रहे इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर दो इलेक्ट्रॉन गए, इसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन गए होंगे, ठीक है ना। हो सकता है इसी तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे?
इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ भी हो सकती है, यानी कि Ne, ठीक है। तो Ne इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें पहली बात ये समझनी है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तब इसके ही क्या कहते हैं, हम वैद्युत आवेश कहते हैं। अब ये आवेश होता है, तो आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, Q से दर्शाते हैं, स्मॉल Q या कैपिटल Q। तो ध्यान रखना है, अर्थात आवेश Q बराबर प्लस माइनस Ne। प्लस माइनस Ne का मतलब, और आवेश का जो मात्रक होगा वो होगा बेटा कूलम। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट में C से भी लिखते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ प्लस माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है उस पर धनावेश आता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और उस पर ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। तो पहले ये बात देखना है, तो जहां E आवेश की मूल इकाई है, आवेश की मूल इकाई है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी आवेश E से छोटा नहीं होगा, यानी कि प्रकृति में सबसे छोटा आवेश E है जो किसी वस्तु पर पाया जा सकता है, ठीक है। जहां E बराबर, अर्थात ध्यान रखें, ग्रीक देश में अंबर पदार्थ को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया है। तो यहाँ पे अर्थात E का जो वैल्यू होता है वो एक ऋणावेश गण है, तो इस पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलोम, ठीक है। ध्यान रखें, तो ये बात हमें भली भांति पता होना चाहिए। अगर इससे छोटा कहीं आवेश दिया है तो समझ लो प्रकृति में आवेश नहीं है, असत्य है। सबसे छोटा आवेश यही होता है। और जो आवेश की खोज की थी, आवेश की खोज आवेश की खोज सन 1600 में वैज्ञानिक डॉक्टर गिलवर्ट ने की थी। डॉक्टर गिलवर्ट ने की थी। तो ये बात हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात होती है, जैसे कि आवेश की मूल इकाई क्या होती है, ई होती है। मैंने बताया जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करती है उस पर धनावेश आता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश आता है। कैसे आता है, तो जैसे कि हम बात करें, एग्जाम्पल ले लें एक, इसके सोडियम है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरीन से। उसके बाद हमें प्राप्त होता है, जो कुछ भी होगा अभी बात कर लेंगे। अभी हमने देखा कि सोडियम है, इसके पास यहाँ पे 11, 23 या 17, 33, ये इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है। तो ध्यान रखना, जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो अभी हमने बात की, यहाँ पे कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन की संख्या भी 11 है, तो प्रोटॉन को पॉजिटिव नंबर लेंगे, यानी 11 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 हैं। तो इलेक्ट्रॉन काय के लेंगे, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो एक दूसरे को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, उदासीन होता है। ऐसे क्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 17, ठीक, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -17। तो यहाँ भी अभी चार्ज क्या है, शून्य, यानी कि स्वतंत्र अवस्था उदासीन है। अब जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस, यानी कि सोडियम पर प्लस आवेश आता है, क्लोरीन माइनस। ये कैसे आता है, तो ध्यान रखिए, हमने अभी बताया था जब दो वस्तुओं को आपस में संयोग करती हैं या रगड़ते हैं
तो केवल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आया तो प्रोटॉन तो यहाँ पे 11 ही है सोडियम के पास, और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, अब एक ट्रांसफर कर दिया है तो यहाँ पे रह जाएंगे 10। ये माइनस की 10 वैल्यू रह गई, तो हम सोडियम पे क्या वैल्यू बचेगी, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो +1 बचती है। इस कारण इस पर सोडियम पर +1 के बराबर आवेश आ जाता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन पर भी प्रोटॉन कितने थे, 17 थे। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितने हो गए, -18। अब हमने इसमें देखा, अब -18 हो गई, तो देखिए यहाँ पे प्लस के 17 आवेश है और माइनस के 18, तो प्लस माइनस का 1 बचेगा आवेश। इस कारण क्लोरीन पर क्या आ जाता है, एक ऋण आवेश की उत्पत्ति हो जाती है। वैसे हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिए ये टोटल नंबर कितना है, टोटल चार्ज कितना है, 11 और 17 यानी कि 28 के बराबर है, और यहाँ 10 और 18 यहाँ भी 28 के बराबर है, यानी कि आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे कि हमें कुछ बात होती है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे सोडियम यानी 11Na, तो इस पर आवेश कितना होगा, तो हम इस पर आवेश की बात करें तो आवेश बेटा Q बराबर होगा 11E, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे आवेश होगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें Na+ की, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है, तो यानी कि अब इस पर 11 इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो यानी कि इस पर आवेश कितना होगा, 10E। इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर दो बात होती है, Na+ पर कितना आवेश है, तो 11E। अगर यहाँ पे बात की जाए किसकी, आयन आवेश की, आयन आवेश, तो आयन आवेश कितना होगा भाई, तो इस पे कितने आयन है, एक ही आयन है +1 का, तो इस पे 1 E के बराबर आवेश होगा। ध्यान रखें, तो ये आयन आवेश है, ये Na+ यानी सोडियम प्लस का आवेश है, और ये तत्व का आवेश है, तो इस तरीके से ध्यान में रखें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब अभी हमने बात की थी कि जब दो वस्तुओं का आपस में रगड़ते तब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें ये दो वस्तुएं थी, अभी इनको आपस में रगड़ रहे थे, इस पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, पहले ई गया, फिर 2E, फिर 3, कितने भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एनी वैल्यू से। अब जाहिर सी बात है, ये जो वस्तु है इनके बारे में बता, यानी कि मान लीजिए ए जो वस्तु है जब इलेक्ट्रॉन दान करेगी तो पहले की अपेक्षा इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो इस पर प्रोटॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश होता है, उतना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगी तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। अब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो प्रोटॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, और प्रोटॉन कैसा करे, धनावेशित। इस कारण ए पर कैसा आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ए पर धनावेश होगा। क्या होगा, धनावेश होगा। और बी पर कैसा हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉनों की कमी हो जाएगी, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण बी पर कैसा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है,
ये आवेश की प्रकृति है, और आवेश की प्रकृति दो प्रकार की होती है, धनावेश और ऋण आवेश। तो ध्यान रखें, ये आवेश की प्रकृति की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना, आवेश की प्रकृति सन 1750 में वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने दो प्रकार की बताई थी। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब इन्होंने दो प्रकार की बताई थी। इन्होंने ही बताया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस पर धनावेश आ जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद चलिए, तो यहाँ पर एक बात भी आई थी, जब दो समान प्रकृति के आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, यानी कि सजातीय आवेश, समान प्रकृति, समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित यानी कि रिपल्सन। ठीक है, करते हैं। समान प्रकृति का मतलब है सेम, यानी कि धन धन आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या ऋण ऋण के होंगे तो वही प्रतिकर्षित करेंगे। और यहीं पे एक पॉइंट बनता है, असमान, यानी कि हम विपरीत ही बोल सकते हैं असमान को। असमान क्या लिख सकते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये सब बातें किसने बताई थी, वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने बताई। तो जब बात पता पड़ी तो ये सब जाना हमने। ठीक है ना। अब यहीं पे बात आती है, जैसे कि किसी तत्व के लिए बात की जाए तो पहले हमें यह भी पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई तत्व है, किसी तत्व के लिए बात करें, जैसे मान लीजिए एक्स कोई तत्व है, यहाँ इसका परमाणु क्रमांक होगा, यहाँ इसका परमाणु भार होगा। ठीक है ना। तब इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं डिफेंस वगैरह में, जीएस वगैरह में, या नीट में भी। तो यहाँ हमें देखना, ये जेड है, ये परमाणु क्रमांक है, क्या ये परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, परमाणु भार है। अब यहाँ पर सबसे जानने वाली बात है वो ये बात है विशेषकर, जैसे कि हम इस तत्व का आवेश बताएं तो पहले तो हमें प्रोटॉन की संख्या समझ लेना। ये जेड होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल सकते हैं या प्रोटॉन की संख्या। और ये परमाणु भार होता है, ये जो परमाणु भार होता है, तो इसमें से हम बात करें तो ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अगर यहां से हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, न्यूट्रॉन की संख्या, इसके लिए सूत्र बन जाएगा W माइनस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी।
तो चलो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ये आप अब आसानी से निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम इसकी बात करें तो तत्व पर आवेश, तत्व का आवेश, कितना आवेश होगा इसका, कितने आवेश के तुल्य इस पर आवेश है, तो Q बराबर होता है भाई Ne, या N क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती थी, और E मूल आवेश है, इससे छोटा आवेश कोई प्रकृति में होता नहीं है, तो Q बराबर Ne होता था। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, Z है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Ze, ठीक है ना, कूलम इसका मात्रक रहेगा। अब ये Ze है। जैसे कि हम बात करें अल्पाकण की, तो अल्पाकण किसका प्रतीक है, अल्पाकण हीलियम का प्रतीक होता है, 2He4 का प्रतीक है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अल्पाकण किसका प्रतीक है, हीलियम का। ठीक, तो यहां से हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए, तो यानी कि अल्पाकण का आवेश क्या होगा, अल्पाकण का आवेश, तो देखो यहाँ 2 है, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 2, तो यहाँ हम निकाल लेंगे Q बराबर 2E, यानी कि 2E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक बात ध्यान रखें, यहाँ माइनस का आवेश होता था इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन वो उसकी प्रकृति बताता है, कैलकुलेशन में उस माइनस को हम यूज नहीं करेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये काफी न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें ये यूज होगा, तो ये हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। चलिए इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अल्पाकण का आवेश कितना होता है, 3.2, ठीक है। और अल्पाकण के द्रव्यमान की बात करें, अल्पाकण का द्रव्यमान, तो ये होगा बेटा 6.6 गुना 10⁻⁻27 kg। ये डेरिवेशंस यानी कि आपके न्यूमेरिकल से दिए होंगे, उसमें इनकी वैल्यू का बहुत ही यूज होता है, इसी के आधार पर क्वेश्चनों को हल किया जाता है, तो ये हमें अच्छी तरीके से इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। यानी कि आवेश की खोज भी हो गई गिलबर्ट के द्वारा, आवेश की प्रकृति फ्रैंकलिन ने बताई। ठीक है, अब आवेश से रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि आवेश का वितरण क्या होता है, आवेशन कितनी विधियों से उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना, या आवेश के कौन कौन से नियम हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात करें, अब मुख्य बात चलेगी आवेश की। आवेश यानी कि चार्ज, तो आवेश के बारे में सभी जानते हैं, चार्ज है, चार्जिंग से चार्जिंग शब्द बना है, चार्जर से चार्जर शब्द बना है। ठीक है ना, तो घर पे जितनी बैटरी हम चार्ज करते हैं तो आवेश से ही कर रहे हैं हिंदी में। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान में रखें। अब देखिए हमें यहाँ से रिलेटेड बातें सीखनी है। अब देखिए नंबर 1 पाएगी आवेशन की विधियां, यानी कि आवेशन की विधियां, यानी आवेश को कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, आवेशन की विधियां, यानी कि वस्तुएं कितनी विधियों से आवेशित होती हैं। तो आवेशन की विधियां बेटा ये 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 घर्षण द्वारा, नंबर 2 प्रेरण द्वारा, और नंबर 3 चालन द्वारा। ये बात अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब आवेशन की विधियां, यानी आवेश को हम कितनी विधियों से प्राप्त कर सकते हैं ये जानना है।
तो यानी कि घर्षण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने परिभाषा बताई थी कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, वो किसके कारण होता है? घर्षण के कारण होता है। तो घर्षण द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रेरण द्वारा। तो प्रेरण द्वारा क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है ए, और इस पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। अब इस आवेशित वस्तु के समीप हम कोई उदासीन वस्तु लाकर रखते हैं। क्या लाकर रखते हैं? उदासीन वस्तु इसके पास लाकर रखते हैं। तो इसकी सतह पर, बाहरी सतह पर ऋण आवेश आ जाता है। यानी कि जब किसी आवेशित वस्तु के समीप हम कोई उदासीन वस्तु रखते हैं तो वह भी आवेशित हो जाती है, तब यह घटना प्रेरण कहलाती है, और तथा उस पर उत्पन्न आवेश प्रेरित आवेश कहलाता है। तो जैसे कि हम बात करें, इस पर कितना आवेश है? ये प्लस क्यू आवेश है, और इस पर जो आवेश है प्रेरित आवेश। तो ध्यान रखें, इस पर जो आवेश आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रेरित आवेश कहलाएगा, प्रेरित आवेश। और ये प्रेरित आवेश कहलाएगा। तो ये प्रेरित आवेश है, तो इसमें हम मान लेते कितना है? क्यू डैश है। अब ये जो क्यू डैश होगा वो इस पदार्थ पर डिपेंड करेगा, इसकी प्रकृति पर। कैसे? जैसे कि हम बात करें क्यू डैश बराबर क्यू कोष्टक में 1 माइनस 1/k। ठीक है ना? ध्यान रखना, अगर ये प्लस का है तो इस पे कैसा आवेश आएगा? माइनस का, यानी निगेटिव प्रकृति का। लेकिन इसकी मात्रा कितनी होगी वो हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। जहां के क्या है? के इस पदार्थ का परावैद्युतांक है, पी का क्या है? परावैद्युतांक। ठीक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे आगे। ठीक है, परावैद्युतांक क्या है इसका? पदार्थ का के है, तो ध्यान रखना। ठीक, अब चालन द्वारा क्या होता है? तो सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण, स्थानांतरण के कारण ही सभी धातुएं क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। तब ये विधि क्या कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। और यहाँ पे ये जो के आया ये परावैद्युतांक है, तो यहाँ हमें समझ लेना है के लिए वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, निर्वात के लिए के की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और यही होती है किसके लिए? वायु के लिए। अब हम बात करें, अब बात पदार्थ, कुछ जो बचते हैं, तो पदार्थ हमारे दो ही प्रकार के हैं। क्या? धातु और अधातु। ठीक है ना? धातुओं के लिए के का मान क्या होगा और अधातुओं के लिए के का मान क्या होगा? तो ध्यान रखिए, धातुओं के लिए के बराबर अनंत होता है। ठीक है ना? धातुओं के लिए क्या होगा? अनंत होगा। और अधातुओं के लिए एक के बराबर या एक से अधिक होगा और अनंत से छोटा होगा। ये के की वैल्यू होगी परावैद्युतांक की। तो ये कई बार नीट जीमेंस वगैरह में पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो ये वैल्यू हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। ठीक है ना? अब इसके बाद हम बात करते हैं आवेश से रिलेटेड, यानी कि आवेश का वितरण। ठीक है ना? चलिए, आवेश का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब आवेश का वितरण कितनी विधियों से होता है? तो देखिए, वस्तु हमारी तीन प्रकार की होती हैं। एक तो सतह वाली होती हैं, एक ठोस होती हैं, और एक छड़ के लंबाई के रूप में होती है। तो इसके आधार पर आवेश को तीन ही भागों में बांटा गया है। आवेश का वितरण तीन विधियों से होता है।
पहला होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। दूसरा होता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है ना। तो ये तीन विधियों से होता है, रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अब रेखीय आवेश घनत्व किस पर होता है? ये छड़ पर होता है। छड़ाकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि हम मान लें ये कोई छड़ है, ठीक है, और यहां से यहां तक की लंबाई क्या है? एल है, और इस पर कितना आवेश बटा हुआ है? प्लस क्यू आवेश। तो यहां से हम कह देंगे, यानी कि एल लंबाई की छड़ पर कितना आवेश बटा हुआ है? प्लस क्यू आवेश बटा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, जिसकी हम बात कर रहे थे, एल लंबाई की छड़ पर कितना प्लस क्यू आवेश है, तो ये तो एल लंबाई पर प्लस क्यू आवेश है। अब लंबाई कितनी है इसकी परिमित होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी के हिसाब से हम सूत्र रेखीय आवेश घनत्व होता है इसे लैम्डा से दर्शाएंगे, और एल लंबाई पर कितना आवेश वितरित है? प्लस क्यू, यानी कि क्यू जो आवेश है किस पर वितरित है? एल पर। तो ये सूत्र बन जाएगा आपका लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, यानी कि कूलम प्रति मीटर। तो ध्यान रखना, जो बट्टी में दिया है उसे हम एकांक कर देंगे, यानी किसी छड़ की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान रख लें, यानी कि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात पता होना चाहिए हमें। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो ये क्या होगा, इस पे ये एक आयताकार वस्तु होगी, चादर होगी। ये क्या है? चादर है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? ए है, और इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है ना। तब इसका हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी पृष्ठीय सतह पर, यानी कि आवेश है तो इसे पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। तो यानी कि आवेश किस पर वितरित है? क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो इसका सूत्र ये बनेगा, यानी कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी परिभाषा ही बन जाती है, यानी कि बट्टे में क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यानी कि किसी चादर के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऐसे आयतन आवेश घनत्व, तो इसके लिए क्या होगा? कोई ठोस वस्तु होगी, क्या होगी? ठोस वस्तु होगी, ध्यान रख लेना। ये ठोस पर इस तरीके से पूरी ठोस आकृति की होगी, और इसका वॉल्यूम क्या होगा? ओवी, और इस पर क्या वितरित हो रहा होगा? प्लस क्यू आवेश, पूरी वस्तु में, पूरे आयतन में, ठीक है ना। ये क्या है? ठोस है, ध्यान रखना। तो इसे किससे दर्शाएंगे? आयतन आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं? रो, क्या कहते हैं? रो। तो रो बराबर देखिए बेटा, तो यानी कि आवेश किस पर वितरित हो रहा है? आयतन पर, कितना? प्लस क्यू। ये इसका सूत्र बन गया। मात्रा लिखे तो कूलम प्रति मीटर क्यूब। तो यहां से आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा बना सकते हैं, किसी ठोस के एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेश का वितरण तीन विधियों से होता है। और हम बात करें आवेश से संबंधित नियमों की, तो आवेश से संबंधित तीन नियम होते हैं। एक तो आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम,
तो ये बात हम किसकी कर रहे हैं, आवेश के नियम। तो ये आवेश के नियम है बेटा, ध्यान रख लेना। तो इसमें एक होता है आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा होता है आवेश का क्वांटी का नियम, क्वांटीकरण नियम। और तीसरा होता है आवेश का योज्यता नियम, आवेश का योज्यता नियम। तो समझ लेते हैं अभी। अब देखिए आवेश संरक्षण का नियम क्या है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, इसे ऊर्जा आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे कि हम बात करें सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl बन के तैयार होता है। तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 11, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 17। तो यानी कि अभी रिएक्शन होने से पहले इन दोनों के पास टोटल आवेश कितना है, 11 और 17, यानी कि 28 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। अब जब ये रिएक्शन कर जाएंगे तो इसके पास 10 रहेगा, क्योंकि ये पोल प्लस हो जाता है, ये माइनस, इसमें कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें 10 और 18, 28 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी कि रिएक्शन से पहले भी उसका क्या था, 28 इलेक्ट्रॉन का चार्ज था दोनों के पास, और रिएक्शन के बाद भी कितना चार्ज है उन दोनों के पास, 28 इलेक्ट्रॉन के ही बराबर है। तो ठीक है, तो आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश का क्वांटिकरण नियम क्या कहता है, आवेश का क्वांटिकरण नियम कहता है कि संसार में यानी कि प्रकृति में किसी भी वस्तु पर पाए जाने वाला आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर Ne। कितने कूलम में आवेश होगा, जहां N बराबर 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से चल रहा होगा। ठीक है ना, क्या रखते हैं, किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम बात करें किसी वस्तु पर इस प्रकार का आवेश नहीं होगा, यानी 2/5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ Q0 इक्वल टू 0.3 इलेक्ट्रॉन। इस तरह का प्रकृति में कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, यानी किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो E का एक पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, जिसे इस सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है। आवेश का योज्यता नियम क्या है, यानी कि कोई निकाय जिन कणों से मिलकर बना होता है, तो उस निकाय का संपूर्ण आवेश उन कणों पर आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि हम बात कर लें, ये कोई वस्तु है, ये 3 कणों से मिलकर बनी है, यानी कि +Q1 -Q2 +Q3। तो हमें देखेंगे, ठीक है, यहाँ कोई और चौथा आवेश हो सकता है Q4, तो ये भी माइनस का है। तो यानी कि एक निकाय है और 4 कणों से मिलकर बना है, जिनके आवेश क्रमशः +Q1 -Q2 +Q3 -Q4 है। तो इस निकाय का जो नेट आवेश होगा वो इन कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग का मतलब है जो प्लस का आवेश है वो प्लस के चिन्ह के साथ लिया जाएगा, और जो ऋण का आवेश ऋण आवेश है वो ऋण चिन्ह के साथ लिया जाएगा। यानी कि हम बात करें इसमें नेट आवेश की, तो Q नेट आवेश होगा वो होगा अपना प्लस का Q1 है, माइनस का Q2 है, और प्लस का Q3 है, और माइनस का Q4 है। तो इसे हम कहते हैं आवेश का योज्यता नियम। यानी कि कोई निकाय जिन कणों से मिलकर बना होता है, तो उन निकाय का जो आवेश होता है वो उन कणों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये हमारे आवेश के नियम थे। ठीक है, तो ये बात हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब एक बात है जो मुख्य बात समझनी है, हमें ध्यान रखना। अब देखिए, ठीक है, तो यहाँ हम क्या पढ़नी है, हमें आवेश की स्थिति, आवेश की स्थिति।
तो देखिए ध्यान से देखिए, आवेश की स्थिति पढ़नी है हमें। तो आवेश की स्थितियां हैं, वो आवेश की पोजीशन पर डिपेंड करती हैं। आवेश हमें किस किस अवस्था में मिलेगा, ठीक है ना, तो पोजीशन ऑफ चार्ज यानी आवेश की स्थिति। तो पहली हम बात करें, आवेश किस अवस्था में हो सकता है, विरामावस्था में होगा, विरामा अवस्था में। किसमें हो, विरामावस्था में हो, या फिर क्या होगा, नियत त्वरण से गतिमान, नियत त्वरण से गतिमान होगा, या अनियत त्वरण से गतिमान होगा, अनियत त्वरण से गतिमान। ये बात विशेषकर ध्यान रखना, ये नीट और जी मेंस में लगा हर साल यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कई बार आया हुआ भी ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी नियत तौर से गतिमान इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था 2022 के जो जी मेंस का पेपर हुआ था उसमें। अब देखिए विरामावस्था की बात करें, तो जब आवेश किसमें होगा, विरामावस्था में होगा, तब उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, तब उसके कारण केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस बात को ध्यान रख लें। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आवेश विरामावस्था में है या स्थिर अवस्था में है तो इसके कारण क्या उत्पन्न होता है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ध्यान रख लें। क्या उत्पन्न होगा, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। अब नियत त्वरण से गतिमान होगा तब क्या होगा, तो नियत त्वरण से जब गतिमान होगा तो वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे, किसके कारण, जब नियत त्वरण से गतिमान होगा तब। तो यही क्वेश्चन आया था कि जब आवेश नियत त्वरण से गतिमान होता है तो क्या उत्पन्न होता है, तो इसके जब आवेश नियत त्वरण से गतिमान होगा तो ध्यान रख लीजिए, तब आवेश आपका क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, ठीक है। अब बात आती है अनियत त्वरण से गतिमान हो तो क्या होगा, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र कोमा वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इस बात का ध्यान रखें। यानी कि जब तो आवेश अनियत त्वरण से गतिमान होता है तब उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। क्या, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। कब, जब आवेश अनियत त्वरण से गतिमान होता है तब। तो ये हमारे जो फैक्ट है हमें पता होने चाहिए, ये आवेश से रिलेटेड हमारे एक बिंदु है जो हर कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके एयरफोर्स वगैरह होते हैं, एनडीए वगैरह होते हैं, जीएमएस नीट, और बोर्ड एग्जाम में तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, ठीक है। हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, और हमें कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको ये कैसी लगी। इसी के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।